अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहसिन दुरानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आई एम मोहसिन दुरानी। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे दोस्त, मेरे रफ़ीक, मेरे मेंटोर मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली बरसी पर मेरी वीडियो को लाइक किया, उसको शेयर किया, उस पर कमेंट किए और सारे माशाल्लाह पॉजिटिव कमेंट थे। और उसके बाद जिन लोगों ने मुझे मैसेंजर पे अप्रोच किया, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, उन सब का शुक्रिया। और उस मैसेजेस में मेजॉरिटी मैसेजेस ये थे कि आप आमिर लियाकत की जो मौत थी या आमिर लियाकत का जो आखिरी दिनों में जो हालात थे उस पर क्यों नहीं बात करते, हमें बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ, क्या रीज़न्स थे, क्या हुआ उनके साथ। देखें, मेरी माँ बाप की जो मुझे तरबियत है वो ये है कि आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी को ना ही लोगों तक बयान करें, और अगर आपने ख़ुद देखी है तो सिर्फ उतना बयान करें जितना करना बनता है। उससे ज़्यादा ना किसी की ज़िंदगी में झांकें, और अगर आप उसके साथ थे तो उसके जाने के बाद फिर उसकी वही चीज़ बताइए जो किसी के लिए लर्निंग बन सकती है। देखिए, हम यूट्यूब पर या किसी भी कंटेंट डेवलपमेंट के वक्त जब डेवलप करते हैं कंटेंट, तो हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि इस कंटेंट से कोई पॉजिटिविटी क्रिएट हो, कोई एजुकेशन जो है कोई उस हमारे तजर्बे से, या हम जो तजर्बा बता रहे हैं या जो हमने देखा वो आपको लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे आप कुछ लर्निंग ले सकें। यही होता है ना, यही एक्सपीरियंस का मतलब होता है। कि एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपको जो मैंने लर्निंग की लाइफ में वो आप तक कम्युनिकेट करूँ। तो ऐसे ही जो वक्त मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ गुजारा, उसका पहला पार्ट आपको बताया, वो फ़ेज़ तो जवानी का फ़ेज़ था। और फिर हम 2016, 17, 18 तक आए और मैंने आपको बताया कि उसमें क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, उनमें क्या क्रिएटिविटी थी, उनका क्या जहन था, क्या एजुकेशन थी, क्या महारत थी बोलने के ऊपर, वो सब मैंने आपको बताया। विच आर ऑल पॉजिटिव। उनकी वो थी क्वालिटीज़ थी जो कम्युनिकेट की। ये बात हकीकत है कि मैं इसको कुछ इस तरह सम अप करता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको समझ में आ जाए, वो हो जाए, समझ में आ भी जाए और बात भी कम्युनिकेट हो जाए आपको। वो ये है कि कोई भी चीज़ जब हद से बढ़ती है ना, तो वो फिर आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाती है। चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो फेम हो, पॉपुलैरिटी हो, या फिर वो दौलत हो। हर वो चीज़ जो हद से तजावुज़ करती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है ना कि आप कनात पसंदी से चलें, म्याना रवि से चलें, इसीलिए कहा है। तो हर चीज़ जब बढ़ जाती है ना, तो हमें पता नहीं चलता, हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाती है तो बेकाबू हो जाती है, और हमारे लिए फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, यानी हमें फिर वो तबाही के रास्ते पर ले जाती है। इसी तरह से मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि ये जो कैमरा है ना, जब तक आप इस पर हावी हैं तो ठीक है। जिस दिन ये कैमरा आप पर हावी हो गया तो फिर आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे, यानी आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको कैमरे की एडिक्शन थी। कोई और नशा उस वक्त नहीं था, नशा कैमरे का था। हमें कैमरे से बात करनी है, क्योंकि कैमरे के उस तरफ ऑडियंस होती थी। ऑडियंस नहीं तो फिर व्यूअर्स होते थे। देखें, अब से पहले तो व्यूअर्स थे ना, मतलब आप जब टीवी पे स्क्रीन पे आते थे तो आपकी व्यूअरशिप थी। उसके बाद फिर ऑडियंस आ गई, जो ऑडियंस सामने बैठा हुआ करती थी, फिर ऑडियंस को आप एड्रेस करते थे। उस वक्त टीआरपीज़ थी, रेटिंग्स थी, अब व्यूज़ आ गए। अब व्यूज़ आ गए ना, पहले रेटिंग थी और अब व्यूज़ आ गए। रेटिंग लाखों में होती थी, लोग देख रहे हैं तो रेटिंग आ जाती थी, 0.1 आ गई, 0.2 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, रेटिंग्स होती थी। अब आपके पास व्यूज़ आते थे, 2 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़, 6 लाख व्यूज़, ऐसे होते थे। तो जब सोशल मीडिया आया था ना, तो उससे पहले कैमरा होता था सिर्फ, तो कैमरे की एडिक्शन थी। तो मैंने देखा ये है कि जो एडिक्शन थी ना कैमरे की, वो बड़ी ख़तरनाक थी। वो एडिक्शन बन गई थी और कैमरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया था। इसी तरह से जब वो कैमरे के बाद ये सोशल मीडिया आया, तो फिर सोशल मीडिया की एडिक्शन हो गई। फिर ये हो गया कि जो सोशल मीडिया पे जो लिख रहा है वो मेरे लिए लिख रहा है, यानी मुझे टॉन्ट कर रहा है या मेरे लिए लिख रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, बहुत छोटी सी मिसाल, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि रीज़न्स क्या थे। रीज़न्स मल्टीपल थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत के रीज़न कोई एक नहीं था, मल्टीपल रीज़न्स थे। मैं फिर दफ़ा दोहराता हूँ, मैं उनकी ज़ातियात पर नहीं जाऊँगा कि ज़ाती अवामिल क्या क्या थे।
उस पर नहीं जाते। मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रीजंस थे उन पे बात कर लेते हैं, जो बनता है बात करना। ज़ातियात पे नहीं बनता, इस पे बनता है। उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि उनको एक एडिक्शन हो गई थी कैमरे की। कैमरा अगर है तो ही इज़ हैप्पी, कैमरा अगर नहीं मिल रहा, प्रोग्राम नहीं हो रहा, लाइव नहीं जा रहे या गैप आ गया है, तो फिर उनका टेम्परामेंट लूज़ होता था कि भाई प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं लाइव जा रहे हम, क्यों नहीं कोई प्रोग्राम कर रहे हम, उसमें प्रॉब्लम होती थी। इसी तरह से सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया का उस वक्त जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, मैं उनको अक्सर समझाता था, मैं ही नहीं बल्कि मेरी टीम भी समझाती थी कि जो सोशल मीडिया पे आपको लिख रहा है वो आपके लिए अननोन है। यू डिडंट इवन नो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यानी एक कोई आदमी आया, उसने अपनी डिस्प्ले पिक्चर पे पीटीआई का झंडा लगाया, ट्विटर का अकाउंट क्रिएट किया। ये बात कर रहा हूँ मैं 2017-16 की, इस तरह की 18 की इलेक्शन से पहले की, 18 के इलेक्शन से पहले की। वो आया, उसने आईडी पे अपना पीटीआई झंडा लगाया और उसने आमिर लियाकत को टैग करके 4-5 गालियाँ लिख दी ना, ओके लिख दी। आपने पढ़ी, आपने कहा अरे ये तो पीटीआई ने मुझे गालियाँ दी। हम कह रहे हैं नहीं रुक जाएं, ये पीटीआई ने गालियाँ दी, ये एक डीपी है, एक आईडी है, उससे आपको गालियाँ पड़ी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई ने गालियाँ दी हैं या पीटीआई के किसी सीनियर ने गालियाँ दी हैं या पीटीआई के ऑफिशियल ने गालियाँ दी हैं। तो कोई भी हो सकता है, नहीं, ये पीटीआई ने गाली दी है। अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। इसको कैसे मना करते हैं हम कि जनाब ये एक अननोन आदमी है जिसको आप जानते ही नहीं हैं, ये भी पता नहीं है कि ये आदमी है, ये लड़की है, औरत है, या ये रोबोट है, या ये फेक है। और हुआ यही, वो गाली देने के बाद इन्होंने रिएक्शन दिया, बहुत शदीद रिएक्शन दिया, बल्कि हम सब ने रिएक्शन दिया उसमें कि जी डॉक्टर साहब को कैसे गालियाँ दी हैं, क्या दिया है, शुरू हो गए। और कुछ घंटों के बाद वो डीपी गायब हो गई, वहाँ से अकाउंट ही गायब हो गया। जब पीटीआई ने पूछा कि भैया हमने तो नहीं किया था डॉक्टर साहब, ये आपने क्या किया, उन्होंने कहा भाई आपके डीपी आपके झंडा लगा हुआ था। तो वहाँ से मेरी एक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, लर्निंग शुरू हुई कि यार ये तो ऑल फेक है। ये फेक आईडीज़ बना के ये लोगों को उकसाते हैं, उनको गालियाँ दिलवाते हैं, उनको गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं ये तो होता है, ऐसा होता है। चले, ये भी लर्निंग थी, हमारी लर्निंग थी। इसी तरह से सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते थे, हम उनसे कहते थे ये कमेंट आप इनको नहीं जानते, ये कौन है। आपकी असल स्ट्रेंथ तो आपके व्यूअर्स हैं जो आपको टीवी में बैठकर देखते हैं। आप उनको एड्रेस कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। वो जो टीआरपी, वो जो रेटिंग्स आ रही है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ना कि सोशल मीडिया के कमेंट्स तो कोई भी कर देगा आपके लिए। लेकिन कहते थे नहीं, ये कमेंट्स जो हो रहे हैं इसका जवाब दूंगा मैं। तो वो एक तरह से सोशल मीडिया यहाँ पर आ गया था, हावी हो गया था। देखिए यही सोशल मीडिया था जो लोगों को बनाता है। इसी सोशल मीडिया ने लोगों को बनाया और फिर इसी सोशल मीडिया ने लोगों को बर्बाद किया, दिल से उतारा, उनको मजबूर किया कि वो आके रोएं, आंसुओं से रोएं। इसी सोशल मीडिया ने, इसी सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने अपनी जो आखिरी वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो रो रहे थे, वो किससे बात कर रहे थे? वो इसी सोशल मीडिया व्यूअर से बात कर रहे थे ना, जिन्होंने बाद में उनकी मीम्स बनाई, उनकी कॉपी, अजीब गरीब बातें सारी हुई, जो कुछ हुआ वो इसी सोशल मीडिया ने किया। तो लर्निंग क्या हुई कि सोशल मीडिया जो है वो आपको बनाता है, वही बिगाड़ता है। तो उसको अपने ऊपर हावी मत करें, बस सोशल मीडिया को इतना रखें जितना होना चाहिए, जितना उसको यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करें, इससे ज़्यादा ना बढ़ें सोशल मीडिया के ऊपर। और सोशल मीडिया को अपना सब कुछ ना बनाएं। आपका सब कुछ, आपकी स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है। वो आपका इल्म है, वो आपके एक्सपीरियंस है, वो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने 25 साल, 30 साल, 50 साल में गदर किए हैं। वो सोशल मीडिया की वजह से नहीं आई हैं। दूसरा, मैं उनको हमेशा कहता था कि आप 2016 तक आपकी स्ट्रेंथ, आपका सब कुछ आप खुद थे। आपका इल्म था, आपकी एजुकेशन थी, आपका एक्सपीरियंस था, आपकी ज़बान थी, ज़बान में तासीर थी। लेकिन उसके बाद जब आपने सोशल मीडिया पर रखना शुरू किया चीज़ों को और चीज़ों की तरफ चले गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। देखिए मल्टीपल फैक्टर्स थे उनका जो उनके साथ जो आखिर में हुआ, वो मल्टीपल फैक्टर्स थे, वो एक फैक्टर नहीं था, मल्टीपल फैक्टर्स थे। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर था उनका मीडिया से ताल्लुक़। वो तो बहुत पुराना था ना, बहुत पुराना मीडिया ताल्लुक़। कैमरे से उनका रिलेशनशिप कैमरे के साथ, कैमरा उनकी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत कैमरा थी। उसी से बात करते थे, उसी पे आते थे, उसी पे अपेयर होते थे, उसी पे अपने गिले शिफे सारे करते थे। और वो उनकी ऑडियंस, वो उनकी फैमिली थी। मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ।
उसके बाद एक फैक्टर तो ये हो गया कि कैमरा, सोशल मीडिया, और दूसरा था उनका रिलेशनशिप विद दी मीडिया ओनर्स। देखिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे वही लेकर आए थे। मैं उनके जाने के बाद रहा 1 साल, बिल्कुल मेरे ख्याल में जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ है उससे पहले मैं छोड़ चुका था मीडिया को। मैंने उनके मौजूदगी में उनके साथ काम नहीं किया, बल्कि दूसरे चैनल्स में काम किया। लेकिन उसके बाद मैं अलग इख्तियार कर ली थी मैं अलग अब एक और फील्ड में चला गया, कुछ कंसल्टेंसी की तरफ पे चला गया, कुछ कंटेंट डेवलपमेंट की तरफ चला गया, तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन उनका जो ताल्लुक़ मैंने देखा, वो पहला ताल्लुक़ जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी वो थी एयरवाई के साथ। और एयरवाई ने उनको उस वक्त सपोर्ट किया था जब आपको याद होगा 2011 में उनकी ऑडियो वीडियो लीक्स हुई थी। ये ऑडियो वीडियो उस वक्त भी लीक हुई थी 2011-12 में, उस वक्त भी लीक हुई थी। उस वक्त भी सोशल मीडिया था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। फेसबुक पे लीक हुई थी वो, और वो उसमें बैठे हुए थे, उनके मुंह से वो गालियाँ वगैरह निकल रही थी, जो उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी वीडियो थी लेकिन लीक थी। लीक वीडियो का मतलब ये होता है कि वीडियो सही लीक हो गई है। तो वो उनके पुराने चैनल ने, जहाँ वो काम करते थे जियो में, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया रमज़ान ट्रांसमिशन, सब कुछ वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। जब उसको छोड़ा और वो एयरवाई चले गए तो वहाँ से एक हरकत हुई और वो वीडियोस बाहर आ गई। और कब बाहर आई? मेन रमज़ान में, 13वां-14वां रोज़ा था, मैं पाकिस्तान में ही था, मौजूद था। अमेरिका से वापस आया था रमज़ान के लिए, और उनसे टेलीफोनिक रब्ता था। एयरवाई के ऑफिस यानी उनके जहाँ ट्रांसमिशन थी वहाँ नहीं जा सका था। तो जब लीक हुआ तो उस वक्त भी ऑडियो वीडियो लीक थी। उस वक्त भी उनका टेम्परेमेंट बहुत शदीद था कि क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन आसाब उनके मजबूत थे। आसाब बहुत मजबूत आसाब का मालिक था वो, बड़ी चीज़ों को फेस करता था वो। उस वक्त भी उसने उस ऑडियो को और वीडियो को फेस किया जो ज़ातियात पे अटैक थी, प्योर उनकी ज़ात पे अटैक थी। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ 2011 की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उनकी गालम गलौज की वीडियो जो भी थी, उनकी कन्वर्सेशन जो ऑफ कैमरा थी लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, वो खूब चली। उनके लिए शर्म का बाइस थी वो। लेकिन उस रात को 2011 में जब एयरवाई ट्रांसमिशन कर रहे थे, मैं नहीं था, लेकिन जो मुझे लोगों ने बताया, उन्होंने खुद ने बताया कि सलमान इकबाल साहब खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था नहीं ट्रांसमिशन होगी, जबकि उनके बड़ों ने कहा था ट्रांसमिशन बंद हो गई, ख़त्म हो गया, हम नहीं कर सकते। लेकिन सलमान इकबाल ने इनको सपोर्ट किया आके, और सलमान भाई ने कहा कि नहीं आमिर तुम करो ट्रांसमिशन, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो ऐसा चैनल था उनके लिए, और वो खड़े हुए, और अल्लाह ने उनको 2011 में एयरवाई ट्रांसमिशन को ऐसा अरूज दिया कि फ़्लाइट ऐसे गई। और उन्होंने जियो में चल रहा था जिसमें 12-13 या 8-9 लोग काम कर रहे थे, होस्ट थे, वो ऐसे चले गए। तो अल्लाह ने वहाँ सपोर्ट किया उनको, अल्लाह ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि वो ज़ातियात पे अटैक था, ज़ाती चीज़ पे अटैक था। लेकिन असाब मजबूत थे। वो चीज़ हमारे साथ आपके साथ होती तो शायद हम तबाह बर्बाद हो जाते। हम कहते क्या हो गया हमारे साथ, ये किस तरह से हुआ है। लेकिन वो आमिर लियाकत था, उसने फ़्लाइट वहाँ से पकड़ी और आगे गया। 2011 का रमज़ान नंबर 1 रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन थी वो। अल्लाह ने इज़्ज़त दी। पहली कॉल जो उस रात को आई मदीने से आई, उसने मदीने वाले ने कॉल करके कहा कि आमिर भाई आप प्रोग्राम कीजिए, अल्लाह आपके साथ है, हम आपको जानते हैं, ये तो किसी ने आपकी ज़ातियात पे जो है वो अटैक किया है। क्योंकि वो था ज़ातियात पे अटैक, किसी की पर्सनल लाइफ है, हम सबकी पर्सनल लाइफ है, हम सबकी पर्सनल लाइफ है। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं फ़रिश्ता हूँ, कभी आमिर लियाकत ने ये नहीं कहा मैं फ़रिश्ता हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं गुनाह नहीं करता। वो हम जैसे ही था, आप जैसा था, बस अल्लाह ने उसको इल्म दिया हुआ था, अल्लाह ने उसको ज़बान में असर दिया हुआ था, तो अल्लाह ने उसको फ़्लाइट ऊपर लेके गया। तो वो सलमान इकबाल से एयरवाई से रिलेशनशिप थी। एक गलती उन्होंने की, क्योंकि जज्बाती थे, जज्बाती तो थे ना, जज्बाती तो बहुत थी, गुस्सा भी बहुत था, आता था गुस्सा। तो मैं चला गया वापस अमेरिका, और फिर 2011 में जब उन्होंने ट्रांसमिशन कंप्लीट कर ली तो ये वहाँ पे आए 12 के स्टार्ट में, और उन्होंने आके कहा कि मोहसिन साहब वापस चलिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और हम जियो ज्वाइन करें। मैंने कहा जियो? आपको तो एयरवाई ने भी ऐसा किया। उन्होंने कहा नहीं यार, वो जियो ही मेरा सब कुछ था, जियो मेरी फैमिली थी, मुझे छोड़ना गलत था। और अब वो उन लोगों ने एक्सक्यूज़ कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलती हमारे पास से हुई है, ये ऑडियो वीडियो हमारे आर्काइवल से निकली हैं। अब जिसने निकाली एक लंबी स्टोरी, कैसे निकाली क्या हुआ, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी हो गई। तो मैं अब वापस जाना चाह रहा हूँ। मैं उनके साथ वापस आया, और फिर आपको एक प्रोग्राम को याद होगा कि मैं वापस क्यों आया, मिस्टर जीम के साथ वो चलते हुए आए, वो सब कुछ हुआ। बीच में सलमान इकबाल साहब ने, मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने सुना, मुझे बताया उन्होंने कि सलमान इकबाल साहब ने बहुत सी ऑफ़र्स उनको दी कि तुम वापस आ जाओ, तुम ब्लैंक चेक चाहिए ब्लैंक चेक ले लो, तुम जो कहते हो करो, लेकिन तुम वापस आ जाओ। लेकिन ये वापस नहीं गए। तो शायद सलमान साहब ने कहा था कि अब नहीं आओगे तो फिर तुम कभी नहीं आओगे, और फिर ऐसे ही हुआ। देखिए, हर शख्स का एक टेम्परामेंट होता है, हर शख्स की अपनी एक बाउंड्रीज़ होती हैं,
हमें बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात को। अगर सलमान साहब ने या एयरवाई ने दोबारा उनको नहीं अकोमोडेट किया, उन्होंने बहुत कोशिश की दोबारा जाने की, जियो छोड़ने के बाद जाने की बहुत कोशिश की। मैं 2 दफ़ा अटैम्प्ट, मैं साथ उनके था, मैं सलमान साहब के डिफेंस से घर के बाहर खड़ा हुआ था। सलमान साहब ने जब सुना कि मोहसिन गाड़ी में बैठा हुआ है तो उन्होंने कहा कि मोहसिन को बुला लीजिए। मैं दरवाजे तक गया, उनसे सलाम दुआ हुई, उन्होंने बड़ा बुरा माना कि तुम गाड़ी में क्यों बैठे थे। तो उस पर डील करने गए थे डॉक्टर साहब कि मैं एयरवाई वापस आना चाह रहा हूँ। इसी तरह से वो मदीना मॉल जो सदर में है, वहाँ गए मुलाकात के लिए, तो वहाँ भी बात नहीं बन सकी। तो 2 अटैम्प्ट तो मुझे याद है उन्होंने अटैम्प्ट किए, बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन एयरवाई वापस नहीं जा सके। अब वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। अब वो आ गए जियो में। जियो उनका पुराना प्यार, जियो उनका पहला पुराना और बहुत मजबूत प्यार, इश्क था उनको जियो से। जियो से उनको इश्क था। वो जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना, उनमें एक फैक्टर कैमरा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और तीसरा फैक्टर था जियो। जियो इंतकाल से कुछ महीने पहले भी मुलाकात में उन्होंने कहा कि मोहसिन साहब रेडी होइएगा, मेरी मीर इब्राहिम से बात हो गई है और हम जियो जाने वाले हैं। तो मुझे उस कैफियत का अंदाज़ा है कि उनके दिल से, दिमाग से जियो नहीं निकल रहा था, जियो नहीं निकल रहा था। गलती होती है इंसान से, उन्होंने गलतियाँ की, उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की। देखें, किसी की ज़ात को अटैक करना, किसी के इदारे को अटैक करना, उस पर तौहीन रसालत का इस तरह की बातें करना और फिर उसको कह देना कि मुझसे गलती हो गई है, एक बड़ी चीज़ होती है। किसी दूसरे चैनल पर बैठकर आप उन पर तहमत लगाएं या उनके ख़िलाफ़ बात करें, तो उनका भी एक टेम्परामेंट होता है, उनकी भी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कोई लिमिट्स होती हैं, कुछ उनका भी कोई SOPs होती हैं। तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था कि आप वापस जियो नहीं आएंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं कि जब डॉक्टर साहब बोल पे थे तो मैं बोल पे नहीं था, मैंने बोल कभी ज्वाइन नहीं किया उनके साथ, और वो बोल पे पीक पे बदतमीज़ी कर रहे थे जियो के लिए। तो मेरा उस ज़माने में इंटरेक्शन था, ताल्लुक़ था मीर इब्राहिम साहब से। मीर इब्राहिम साहब से मेरा बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप रहा, जब तक रहा। जब उन्होंने तोड़ दिया तो वो टूट गया। बड़ी कोशिश करी जोड़ने की, लेकिन जुड़ नहीं सका, वो टूटा वही है। मीर इब्राहिम साहब से मेरी बड़ी मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार हमेशा रहा। और जो प्यार और मोहब्बत उनके दिल में डॉक्टर आमिर लियाक़त अली थी, शायद वो मैंने कभी देखी नहीं किसी और के दिल में। लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस थी, उनके आगे भी एक टीम थी, उनकी भी टीम थी, उनके भी सराउंडिंग में फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने वो वीडियोस देखी थी, बोल पे उनकी सारी जो है लैंग्वेज सुनी थी जो डॉक्टर साहब ने जियो के लिए की थी। वो एक लंबी स्टोरी, एक अलग बात करेंगे इस पर। तो मैं बात कर रहा था मीर इब्राहिम साहब, तो वो ये बोल से प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने मीर इब्राहिम साहब को कॉल किया। तो इब्राहिम साहब ने मुझसे पूछा कि भाई क्या मसला क्या है मोहसिन। मैंने कहा मसला ये है कि वापस जियो आना है, जियो उनकी मोहब्बत, उनका प्यार है। तो मीर इब्राहिम साहब का बता रहा हूँ मैं, उनके पीठ पीछे बता रहा हूँ आज आपको। मीर इब्राहिम साहब ने उनके लिए कहा कि मोहसिन मेरी 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें अगर पूरी कर लेते हैं मैं उनको वापस ले आऊँगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और अगले दिन मुझे उनसे ये बात, डॉक्टर आमिर लियाक़त से बात कम्युनिकेट करनी थी कि ये 3 बातें जो बड़ी बातें नहीं हैं इस पे आ रहे हैं। वो 3 नॉर्मल सी बातें थी, ऑपरेशनल बातें थी, कोई ज़ातियात पे बात नहीं थी किसी की। जो उनकी एथिकल वो था, डिमांड थी कि ये लॉजिकल और एथिकल डिमांड्स हैं, ये पूरी कर लें डॉक्टर आमिर लियाक़त, वो आके ज्वाइन कर लें दोबारा जियो को। वो मोहब्बत करते थे, मीर इब्राहिम रहमान इनसे मोहब्बत करते थे। इन तमाम बातों के बाद उन्होंने कहा कि कोई खुशू नहीं है मोहसिन, आप उनसे कहें 3 बातें हैं मेरी, एक मुकम्मल कर लें, वो आ जाएँ, मानने आ जाएँ। और बातें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बुरी बात नहीं थी, बहुत लॉजिकल बात थी और ऑपरेशनल थी, और जो है वो कॉर्पोरेट लेवल की थी, कुछ ज़ातियात पे नहीं थी। अगले दिन मुझे बात करनी थी, लेकिन अगले दिन उन्होंने मेरी वीडियो चला दी, मेरी और मुफ्ती नईम साहब की वीडियो चला दी, और उसमें यह भी कह दिया कि मैंने मोहसिन साहब और मीर इब्राहिम की गुफ्तगू जो है वो भी जो है वो टैप कर ली है, वो उसको इंगेज कर लिया है, जो झूठ था बेसिकली। कहाँ से टैप करते वो, मतलब कोई एजेंसी के आदमी थोड़ी थे वो, उनके पास इक्विपमेंट से कि मेरी व्हाट्सअप कॉल को रिसीव कर लेते। लेकिन जब उन्होंने किया तो मुझे इब्राहिम साहब का मैसेज आया कि अब डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बस फिर सन्नाटा हो गया। लेकिन उसके बाद, बोल के बाद, उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैंने गलत किया। फिर हम दोनों बैठे, उन्होंने कहा मोहसिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं अब माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने बाकायदा लिटरली मीर शकील रहमान से माफ़ी मांगी, रोई भी, सिसकियों से रोई भी और रो के माफ़ी मांगी। मीर शकील रहमान उनके बीमारी में, यानी उनको जब वो था कोरोना था, तो उनको देखने भी आए घर पे। ये मुझे उन्होंने बताया, देखने आए घर पे मीर शकील रहमान, और उन्होंने मुझे बड़े शफ़क़त से, प्यार से मुझसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरी इब्राहिम से बात हो गई है, मीर इब्राहिम से मेरी बात हो गई है, मीर इब्राहिम और मैं दोनों रोए हैं बहुत, और वो मेरे भाइयों की तरह से है और हम वापस जाएंगे। लेकिन मुझे मालूम था कि वापस नहीं जाएंगे, जियो नहीं जाना।
तो वो जो मल्टीपल फैक्टर्स थे ना, उसमें एक फैक्टर ये था कि जियो उनके यहाँ था, कि जियो वापस जाना है। लेकिन वो ये भूल जाते थे कि जो मैंने किया है वो ऑन स्क्रीन किया है, उसको मैंने किसी प्राइवेट गैदरिंग में नहीं किया। मैं उनसे हमेशा कहता था कि डॉक्टर साहब, भाई आप जो बातें करते हैं ना, वो हम 4 लोगों में कर लें कमरे में, हम समझ में आती है बात, लेकिन जब आप बैठ के स्क्रीन पर करते हैं तो वो लाखों लोग देख रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। वो जो जिसके लिए कर रहे होते हैं उसके दिल में नफ़रत आपके लिए 4 गुना हो जाती है। तो आप ये नहीं किया करें। लेकिन वो कर चुके थे। जब वो कर चुके थे तो फिर क्या रोक सकते थे हमने, मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। तो एक फैक्टर था जियो। जब कोई मिलता था वो कहते थे बस जियो मेरी बात हो गई है, इब्राहिम से मेरी बात हो गई, हम ज्वाइन करने वाले हैं, हम ज्वाइन करने। वो जियो से बाहर नहीं आ रहे थे। एयरवाई तो मना कर चुका था उनको, बहुत प्यार से मना कर चुका था। सलमान इकबाल ने मना कर दिया, जरजीत साहब ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया था कि हमें एयरवाई में ज़रूरत नहीं है आपकी। उसके बाद आपको पता है पीटीवी गए, फिर वो एक्सप्रेस गए, क्या उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको सबको पता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। इसके अलावा जो फैक्टर्स थे ना, वो बेहतर ये कि हम डिस्कस ना करें, क्योंकि उन फैक्टर्स की तरह हम जाएंगे ना। ये फैक्टर्स तो थे, 50% उनकी मौत का रीज़न ये फैक्टर्स थे। कैमरे से दूरी, मीडिया से दूरी, पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, फेम ख़त्म हो गया, पैसे किसी हद तक ख़त्म हो गए, यूट्यूब पे रह गए, चैनल्स में नहीं बुला रहे थे। मैं यहाँ एक बात सोचता हूँ सिर्फ, ठीक है उन्होंने बहुत गलतियाँ की, आमिर लियाकत ने बहुत गलतियाँ की, बहुत बदतमीज़ी की, एक चैनल में बैठ के दूसरे चैनल के लिए, एक मालिक से के पास बैठ के दूसरे मालिक के लिए बहुत बदतमीज़ियाँ की, बहुत गलतियाँ की, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। लेकिन रब भी तो माफ़ करने वाला है ना, रब भी तो माफ़ करता है ना। रब करीम गफूर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। जब वो कहता है कि मैं माफ़ कर देता हूँ जो हमारी शरीक से करीब है, तो फिर हम कौन होते हैं माफ़ ना करने वाले। माफ़ कर दिया होगा, शकील रहमान ने माफ़ कर दिया, मीर इब्राहिम ने माफ़ कर दिया, शायद एक्सप्रेस वाले ने, सुल्तान लखानी साहब को तो बहुत बड़ा पानी उन्होंने माफ़ ज़िंदगी में कर दिया, उनको प्रोग्राम कराया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस प्रोग्राम में मिसहैप हुए, फिर उनको छोड़ना पड़ा वहाँ से। इसी तरह से पीटीवी में किया, कोई मसला मसाइल नहीं था। तो सलमान इकबाल से वो अक्सर बातचीत करते थे, बातचीत होती थी, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन वापस नहीं आ सके, वापस उस चैनल में वापस नहीं आ सके। अगर वो जियो वापस आ जाते, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ पर्चे पे, तो आज ज़िंदा बैठे होते, उनको कुछ नहीं चाहिए था। और अगर वो जियो में आ जाते ना, तो उनको कोई सारे गम उनके ख़त्म हो जाते जो बाकी गम थे उनके। तो मल्टीपल फैक्टर्स में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि उनका एक इश्क था, और बस एक ही इश्क था उनका, मीडिया से हटकर एक खातून से। बस वो इश्क पहला था उनका, आखिरी इश्क भी वही था, वही उनका इश्क था। माना बहुत ज़्यादतियाँ हुई बीच में, दोनों तरफ से हुई, रिश्ता भी ख़त्म हो गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो इश्क था। अब मैंने किसी से शर्त लगाई थी अपने ही घर में कि रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जिस दिन खबरें मिली ख़त्म हुआ, उस दिन पहला आदमी था जब मैंने उनको फ़ोन किया था। मैंने कहा था ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा पता नहीं कैसे हो गया, क्या तुम्हें किसने बताया, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना करें ना करें। आज मैं हार गया, आज मैं हार गया, क्योंकि मैं शर्त हार गया, क्योंकि मुझे पता था ये आपका पहला और आखिरी इश्क है। इश्क कर रहा हूँ मैं, इश्क इनके यहाँ पे था, यहाँ पे थी वो खातून, उनके यहाँ पे थी। मैं बड़ा साथ गुजारा है मैंने, शादी से लेके और ख़त्म तक मैं मौजूद था, तो मुझे मालूम है उनका इश्क कौन था, उनका प्यार कौन था। वो फैक्टर्स थे। उसके अलावा जो फैक्टर्स थे, अगर वो बयान करने पे मैं आ जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा, और वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी की ज़ातियात को नहीं उछालना। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इस पूरी गुफ्तगू का आप सब लोगों को देना ये है कि अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मत हटिए। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मत हटिए, यानी अपनी फैमिली से मत हटिए, मत हटिए। आपने जो करना है कर दिए, करिए जो करना है करिए, लेकिन इस फैमिली को डिस्टर्ब मत कीजिए। यही फैमिली सब कुछ होता है आपका, यही फैमिली सब कुछ है। एट द एंड ऑफ द डे यही फैमिली है आपकी, यही रहेगी, यही होगा, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे आपकी ज़िंदगी में, और यही फैमिली थी आपकी। जब इससे हटता है ना इंसान अपने ओरिजिन से, तो फिर वो कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है, फिर वो अपने मकसद से हट जाता है। वो एक सच्चा आदमी था,
हकीकत में बता रहा हूँ, कोई सच्चे दिल का, अच्छे दिल का, साफ दिल का आदमी था, बस सिर्फ इस पे कंट्रोल नहीं था। इसके कंट्रोल ना होने की वजह से देख लें क्या हुआ। तो इसको कंट्रोल में रखें, इतना करें कि दोबारा मिल सकें, चाहे वो अपनों से करें चाहे गैरों से करें, लेकिन इतना करें कि दोबारा मिलने का जवाज़ हो। या फिर सोच लें कि ऐसा करें कि दोबारा शक्ल नहीं देखनी, लेकिन कोशिश करें कि बस इस पर कंट्रोल करें, इस पर कंट्रोल रखें, इसको कंट्रोल में ना जाने दें। तो मैंने फैक्टर्स जो बताएं यही फैक्टर्स थे, ये मल्टीपल फैक्टर्स थे। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक फैक्टर्स हैं, हमें नहीं जाना चाहिए उन फैक्टर्स में, क्योंकि वो चले गए। आज हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को, ख़ास तौर पर उनकी औलादों को सब्र जमील अता करे, और हम सबको ये तौफीक दे कि हम जो कुछ मैंने सीखा उनसे, मैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करूँ। वो दिल के बुरे नहीं थे, बट बुरा हो गया, बहुत कुछ बुरा हो गया। बहुत शुक्रिया।